दिव्य जी, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी थी। शाम जब दिव्यांश अपने कमरे पर आया, उसे देखते ही वेदांशी उसके पास आकर बोली, जिस पर दिव्यांश अपनी भुएं उठाकर उसे देखने लगा। आप इस तरह गंभीरता पूर्वक हमें देखा मत कीजिए। फिर किस तरह देखें? इस बार दिव्यांश ने होठों पर मुस्कुराहट लाकर उसके करीब जाते हुए कहा, हमारा मतलब ये भी नहीं था कि आप हमारे करीब आ जाएं। वेदांशी ने उसके सीने पर अपनी हथेली रख उसे रोकते हुए कहा, आपका मतलब जो भी हो, पर मेरा मतलब तो साफ है। उसने वेदांशी को खींचकर अपने करीब करते हुए कहा, आपको नहीं लगता आपको ज्यादा ही शरारत करते हैं? और आपको नहीं लगता आपको ज्यादा ही शराफत से रहती हैं? आप हमारी नकल कर रहे हैं। आप कहें तो हम कुछ और कर दें? दिव्य ने अपनी एक आंख दबा अपने निचले होंठ को चबाते हुए कहा, जाइए, अब हम आपसे बात नहीं करते। अच्छा बाबा, नहीं छेड़ रहा, सॉरी। आप बताओ, क्या कह रही थी? दूसरी तरफ मुंह फेर कर खड़ी हो चुकी वेदांशी को दिव्य ने उसके कंधे से पकड़कर सोफे की तरफ ले जाते हुए कहा, दिव्य जी, जिस दिन हमारा किडनैप हुआ था, हमारा मतलब बाबा साहब को गोली, आप सब वहां क्यों आए थे? वेदांशी का सवाल सुन दिव्य ने गंभीर नजरों से उसे देखा। हमने कुछ गलत पूछा? उसकी नजरों को खुद पर महसूस कर वेदांशी कुछ झिझकते हुए पूछी, मुझे अक्सर लगता है कि तुम्हें आर्मी ज्वाइन करने के लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। जी, ऐसा क्यों? तुम्हारा दिमाग काफी कुछ उसी तरह चलता है, जबकि अभी तुम इस फील्ड में आई भी नहीं। अब बताओ, तुम्हें इस सवाल का जवाब क्यों चाहिए? आपने हमसे अम्मा और मामा का चेहरा पूछा था। हमने उन्हें नहीं देखा, पर हमारे ख्याल से आप उन्हें जानते हैं। मैं? पर कैसे? दिव्य जी, हमें आपसे ये जानना था कि आप और पापा उस दिन हमारे घर क्या करने गए थे, जिस दिन तुम्हारा किडनैप हुआ। जी, एक्चुअली उस समय ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा एक्टिव था और हमें न्यूज़ मिली थी कि यह काम बांग्लादेश से आए कुछ घुसपैठिए कर रहे हैं। उस वक्त वह उसी शहर के आसपास थे। शायद उन्हें पता चल गया था कि आर्मी उनके पीछे वहां तक पहुंच गई है, और इसीलिए कर्नल सर को एक अननोन नंबर से कॉल आया कि वह तुम्हें उठा रहे हैं। सर ने तुम्हारे हॉस्टल कॉल किया तो मालूम चला तुम घर आई हुई हो, और इसीलिए मैं और कर्नल सर तुम्हारे पास पहुंच गए। जिन्होंने हमें किडनैप किया, क्या वह वही थे? वह वे ही थे जिन्होंने कर्नल सर को गोली मारी थी। और तुम्हें? दिव्य के दिमाग में वह वक्त घूम आया और उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। कर्नल, अपनी टीम से कहो वह जहाँ है वहीं रुक जाएं, वरना इसका अंजाम तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। कौन बात कर रहा है? कर्नल आनंद सिंह लैंडलाइन पर आए, उस अननोन नंबर पर तेज आवाज में पूछे, और साथ ही साथ सामने खड़े दिव्यांश को उस कॉल को ट्रेस करने का इशारा किया। कोई फायदा नहीं कर्नल इस नंबर को ट्रेस करने का, और अब ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। अगर तुमने किसी भी लड़की को इस देश से बाहर ले जाने की कोशिश की, तो ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सरेंडर कर दो। आनंद ने फोन की दूसरी तरफ मौजूद इंसान को धमकाते हुए कहा, कर्नल, आज तक तुम लोग हमारे एक भी आदमी को पकड़ नहीं सके और हमें धमकी देने चले हो। चलो, अब मैं तुम्हें सामने से चैलेंज कर रहा हूँ। हिम्मत है तो पकड़ कर बताओ। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में अब दूसरी लड़कियों के साथ तुम्हारी बेटी भी रहेगी। बचाना है तो बचा लो। यह कहते हुए दूसरी तरफ से कॉल कट हो गया। सर, नंबर ट्रेस नहीं हुआ। इस नंबर की लोकेशन कई अलग अलग जगह से दिख रही है। शिट! ये कहते हुए आनंद सिंह अपना फोन निकाला और वेदांशी के हॉस्टल कॉल करने लगे। हेलो, वेदांशी इज हियर। सर, अभी 2 दिनों का ब्रेक है, वह अपने घर गई है। हॉस्टल, वार्डन ने फाइल चेक कर बताया। तो कर्नल के माथे पर बल पड़ गए। दिव्यांश, हमें वेदांशी के पास जाना होगा। ये कहते हुए आनंद ने अपने फोन पर हुई सारी बात दिव्यांश को बताई। सर, मैं वहां मौजूद टीम से कहता हूँ वह आपके घर पहुंचे। नहीं दिव्यांश, हो सकता है वह हमारा माइंड डाइवर्ट करना चाहते हो, और फिर वह सिर्फ वेदांशी ही मेरी बेटी नहीं है। इस देश की हर बेटी मेरी बेटी है, और उन्हें बचाना मेरी जिम्मेदारी है। टीम को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वे जहाँ स्थित हैं वहीं रहने दो। नजर चूकना नहीं चाहिए, फिर हम दोनों हैं ही मुकाबले के लिए। ये कहते हुए आनंद ने अपनी रिवॉल्वर ली और तेजी से अपने केबिन से निकले। उसी के पीछे दिव्यांश ने भी अपने कदम बढ़ाए। वेद,
गार्डन पर मौजूद पौधों पर कीटनाशक का छिड़काव करती वेदांशी ने इस बार भी अपने चेहरे को दुपट्टे से कवर किया था। बाबा साहब, आनंद की आवाज पर वह मुस्कुराते हुए पीछे पलटी और उसी के साथ एक गोली सीधे आकर आनंद के सीने पर लगी। बाबा, अपनी जगह पर खड़ी वेदांशी के होठों की मुस्कुराहट पल मात्र में सिकुड़कर आंखें आंसुओं से डबडबा आईं और वह जोर से चीख पड़ी। इससे पहले दिव्य को समझता लगातार 2 और गोलियां चलीं जो सीधे आनंद के माथे पर लगीं। दिव्य झुकते हुए तेजी से वेदांशी की हथेली थामा और उसे पास मौजूद दीवार के पीछे खींच लिया। बाबा साहब, हमारे बाबा साहब, उन्होंने उन्हें गोली मार दिया। हाथ छोड़िए हमारा, हमें हमारे बाबा साहब के पास जाने दीजिए। वह दिव्यांश से खुद को छुड़ाते हुए बोली। वेद, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। कहा ना, छोड़िए हमें, हम उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वेद प्लीज पेशेंस से काम लो। मैं टीम का कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। अगर वह यहाँ पहुँच जाएगी तो हम अटैक कर पाएंगे। दिव्यांश ने मजबूती से वेदांशी की हथेली को पकड़ा था और उसकी नज़र अपने चारों तरफ घूम रही थी, जहाँ वह देख रहा था कि कितने आदमी वहाँ मौजूद हैं। छोड़िए हमें, हमें खुद की तरह कायर समझा है क्या? हम सामना कर सकते हैं उनका। हमें किसी टीम की जरूरत नहीं। छोड़िए हमारी हथेली। वेदांशी ने गुस्से से उसकी हथेली को अपने दांतों से काटकर अपनी हथेली छुड़वाई और कर्नल के पास दौड़ पड़ी। वेद, दिव्य के माथे पर पसीना छलक आया और आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने अपने सामने मौजूद वेदांशी के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके पूरे चेहरे को चूम लिया। अब कभी तुम मुझसे अपनी हथेली मत छुड़ाना। हमें माफ कर दीजिए दिव्य जी, हमें उस दिन ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर बाबा साहब को उस तरह देखा हमारा मस्तिष्क, हमें माफ कर दीजिए। दिव्य ने नामे अपनी गर्दन हिला उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। उस वक्त वहाँ 8 से 10 लोग मौजूद थे। शायद कुछ दूर उनके कुछ और लोग भी थे जो हमारी टीम पर नजर रख रहे थे, क्योंकि जब वे लोग तुम्हें पकड़ कर ले जाने लगे मैंने अटैक किया था। देव ने उसके सर को सहलाते हुए बताया। हमें ज्ञात है दिव्य जी, उनके कुछ लोग उस समय मारे भी गए थे। हमने उनके वाहन में यह सुना था। उसके थोड़े समय पश्चात ही हम मूर्छित हो गए। फिर हमें नहीं ज्ञात कि क्या हुआ है, हम कब कहाँ गए, हमें कुछ भी स्मरण नहीं है। जब हम वापस अपनी चेतना में लौटे तो काफी समय बीत गया था, पर हमें लगता है हम अभी तक उन्हीं के साथ थे जिन्होंने हमें बंधक बनाया, क्योंकि हम हाथों का स्पर्श जानते हैं और जब अम्मा या मामा हमें स्पर्श करते थे तो हमें उसी स्पर्श की याद आई थी जो हमें गाड़ी पर बैठाते हुए महसूस हुआ था। वेदांशी उससे अलग होकर उसकी हथेली थाम कर बोली। ओ गॉड, तुम्हारी हिंदी, तुम मेडिकल पढ़ोगी कैसे? दिव्य ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा। इस वक्त उसकी बातों से ज्यादा उसे उसके शब्दों को सुनकर आश्चर्य हो रहा था। हमारी बोलचाल की भाषा ऐसी ही है, बाकी हम पढ़ते वक्त सामान्य रहते हैं। हाँ भाई, तो जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों? हमारी दादी साहब को शुद्ध हिंदी बेहद पसंद थी और वह ऐसे ही वार्तालाप करती थी। उनके साथ रहते रहते हमें भी उन शब्दों का ज्ञान हो गया और हमारे बातों में भी वही शब्द शामिल हो गए। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि सामान्य शब्दों का इस्तेमाल करें जो आप सबको आसानी से समझ आ जाए। समझ तो आ जाता है, पर तुमसे सुनना अजीब लगता है। यह सुन वह मुस्कुराई। हम हमेशा प्रयास करेंगे कि हमारी बातों से आपको कोई असुविधा ना हो। मैडम, तुम्हारी बातों से असुविधा तो बिल्कुल नहीं होगी, मगर तुम्हारे इस प्यारे से चेहरे से मुझे बहुत असुविधा होने वाली है। दिव्यांश ने उसे अपने करीब लाते हुए कहा। जी आप? वेदांशी की पलकें फड़फड़ाने लगीं और होंठ थर-थर कांपने लगे। चुप! दिव्यांश ने वेदांशी के होठों पर उंगली रख उसे चुप कराया। फिर उसके होठों पर अपने अंगूठे को फेरते हुए उसकी तरफ झुक उसके लबों को अपने लबों की गिरफ्त में ले लिया। आई लव यू। उससे अलग हो दिव्य ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा और उसके माथे को गहराई से चूम लिया। आपको नहीं लगता ये जबरदस्ती है? आप कभी भी हमसे इजाजत नहीं लेते। जो मेरा है उसके लिए इजाजत कैसी? और जब मैं जानता हूँ जवाब हाँ में ही होगा, फिर क्यों तुम्हें परेशान करना? हाँ होगा ना? दिव्य की नजरें उसकी आंखों में गहराई से टिकी थी, जिस पर वह शर्माकर अपना चेहरा झुका दी। क्या हुआ? जवाब दो। मैं आपकी खामोशी को हाँ समझूं? और अगर आपने हाँ कहा है तो एक बार फिर? वह उसके यूं इस तरह शर्माकर चेहरा झुकने पर एक बार फिर उसकी तरफ झुकते हुए कह रहा था।
जिसे वेदांशी ने उसके सीने पर हाथ रखते हुए खुद से दूर धकेल दिया। जाइए, जाकर फ्रेश हो जाइए, हमें पढ़ाई करने दीजिए। पढ़ाई बाद में, पहले जो बात आधी हुई है उसे कंप्लीट करते हैं, दिव्यांश ने वापस गंभीरता से कहा। तो वेदांशी उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगी। क्या हुआ? क्या देख रही हो? क्या हैं आप? अभी तो आप सारी बातें एक तरफ हैं और तुम एक तरफ। हर गंभीर से गंभीर माहौल में भी मैं तुम्हारे लिए समय निकालूंगा, और फिर वेद, आने वाला वक्त कैसा होगा मैं भी नहीं जानता। जैसा मेरा काम है, आज मैं यहाँ हूँ, हो सकता है कुछ घंटे बाद ही मुझे लंबे समय के लिए बाहर जाना हो। ये तुम भी समझती हो, है ना? देवी के पूछने पर वेदांशी ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ हर पल को जीना चाहता हूँ। दिव्य की बातें सुन वह मुस्कुरा दी और धीरे से उसके करीब जाकर उसके गाल को चूम ली। ये गलत बात है वेद, मैंने तुम्हें किस करना सिखाया है? फिर भी तुम। वह बाद में, अभी पहले हम अपनी बातें कंप्लीट कर लें। हाँ, तो क्या कह रही थी तुम? दिव्य वापस गंभीर हो गया। हमें लगता है आप उन दोनों को जानते हैं। हमारा मतलब अम्मा और मामा। क्या नाम बताया तुमने उनका? अम्मा का नाम कमला और मामा मंगलू। बेद, तुमने उसका चेहरा नहीं देखा, पर तुम्हें वह क्वालिटी है कि तुम इंसानों को पीछे से भी देखो तो पहचान जाती हो। एंड आई एम श्योर कि तुमने उन्हें कभी ना कभी पीछे से देखा होगा। दिव्यांश ने कुछ सोचते हुए पूछा, जिस पर वेदांशी ने हाँ में अपना सिर हिलाया। वेट ए सेकेंड, यह कहते हुए दिव्यांश ने अपना लैपटॉप ऑन किया और कुछ तस्वीरें निकाल। इनमें से कौन है? सामने स्क्रीन पर 10 लोगों की तस्वीर पीछे की तरफ से थी। वेदांशी ने लैपटॉप लिया और हर तस्वीर को जूम करके देखी। इनमें से कोई नहीं, पर इनमें से इन्हें और इन्हें हमने अक्सर अम्मा से मिलने आते देखा है। वेदांशी ने 2 तस्वीर सिलेक्ट करते हुए दिव्यांश के सामने कर दिया। रुको, मेरे पास कुछ तस्वीरें और हैं, मगर वह सब फ्रेंड से हैं। ये कहते हुए दिव्यांश ने दूसरा फोल्डर ओपन किया और एक बार फिर स्क्रीन पर कुछ लोगों के साथ में एक तस्वीर आ गई। वेदांशी ने एक बार फिर गंभीरता से सबको देखा। ये वाली, ये है अम्मा। सबको ध्यान से देखते हुए उसने उस तस्वीर के बीचों बीच खड़ी एक औरत की तरफ इशारा किया। सलमा बेगम। दिव्यांश की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने तुरंत लैपटॉप लेकर दूसरी तस्वीर निकाली। यह है मंगलू, आई मीन जिसे तुम मामा कहती हो, राइट? दिव्यांश ने उस तस्वीर की तरफ देखते हुए पूछा, जिस पर वेदांशी ने ध्यान से उस तस्वीर को देखते हुए हामी भरी। सिट मैन, तुम ठीक हो? दिव्य ने तुरंत वेदांशी को अपने सीने से लगा लिया। दिव्य जी, वेद, दे बोथ आर डेंजरस। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लीड कैरेक्टर हैं ये। भारत की टीम बीते 20 सालों से इन्हें ढूंढ रही है, पर ये अभी तक हाथ नहीं लगे। भारत में सामान्य लोगों की तरह रहते हैं ये। उनके पास यहाँ की नागरिकता है, जिसकी वजह से ये खून की तरह हमें अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। और इससे पहले तुमने तस्वीर देखी, वह इनकी टीम है। क्या इनमें से और किसी को तुमने कभी भी देखा है? जी नहीं। जहाँ हम रहते थे वह अजीब सा घर होता था। जब भी हम बाहर देखने की कोशिश करते, हमें सिर्फ अंधेरा नजर आता। हम कभी वहां से बाहर नहीं निकले और ना ही कोई अंदर आता था। एक अजीब बात यह भी थी कि वहां कभी कभार की कोई आवाज नहीं सुनाई देती। जो 2 लोग पहले हमने आपको दिखाए हैं, वह छुटकी को लेकर आए थे। मगर एक और बात है देवी जी। क्या? छुटकी को भी जब घर पर लाया गया था तो वह भी मूर्छित थी, हमारा मतलब बेहोश थी। इसका मतलब तुम्हें लगता है कि उसे भी? नहीं, छुटकी ने बताया कि वह उसकी अम्मा है। और ये छुटकी रहती कहाँ है ये तो हमें ज्ञात नहीं, पर वह पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रहती है। किस चीज की पढ़ाई कर रही है? वह बताया उसने तुम्हें? वह पुरानी जगह और वस्तुओं की जानकारी, ऐसा कुछ बताया था उन्होंने। आर्कियोलॉजी? जी, हमें ज्ञात नहीं ये क्या होता है। हाँ, जब तुम वहां से बाहर निकली तब तो तुमने कुछ देखा होगा ना। जिस दिन हम वहां से भागे उस दिन भी वह जब हमें बाहर लाया गया तो हमारी आंखों पर पट्टी थी। 1 मिनट, जब भी हमें बाहर लेकर आए तब हम होश में थे और हमने सीढ़ियां ऊपर चढ़ी हैं। इसका मतलब हम तलघर जैसी जगह पर थे। वेद, कुछ और याद करने की कोशिश करो। क्या तुम्हारे साथ और भी लड़कियों को रखा गया कभी भी? नहीं दिव्य जी, हम हमेशा अकेले ही रहे हैं। हाँ, मगर बीच बीच में हमें बहुत लोगों के लिए खाना बनाने को दिया जाता था, कभी 10 तो कभी 20।
और कभी उससे भी ज्यादा। गहरी सांस लेते हुए दिव्य अपने दोनों हथेली को आपस में उलझाए उन तस्वीरों को देखने लगा। माथे पर परेशानी की लकीरें साफ नजर आ रही थी। क्या हुआ देवी जी, आप क्या सोच रहे हैं? अपने हाथों को उलझाए गहरी सोच में डूबे दिव्य को देख वेदांशी ने परेशान होते हुए पूछा। मुझे समझ नहीं आ रहा वेद, इन्होंने तुम्हें अभी तक। आई एम सॉरी, पर ये इतने लंबे समय तक किसी लड़की को अपने साथ नहीं रखते। फिर तुम्हें, क्या उन्होंने हमारे बेहोश होने पर कुछ किया? नहीं, वह क्या है ना, हम कई बार लंबे समय तक बेहोश रहते थे, इसलिए। वेदांशी ने डरते हुए झिझक के साथ पूछा। नो वेद, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है, और यही मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है। डॉक्टर ने तुम्हें चेक करने के बाद कंफर्म किया है दैट यू आर वर्जिन, नो एनी फिजिकल रिलेशन और हैरेसमेंट। बट वाई? जिनके पास तुम थी वह लड़कियों को बेचने से पहले खुद पूरी तरह उन्हें यूज कर लेते हैं। इवन एवरीबडी, यू कैन नॉट इमेजिन इट। दिव्य जैसे बता रहा था, वेदांशी के रेंगटे खड़े हो गए थे। क्या आप लोगों ने उनसे कभी किसी लड़की को बचाया है? वेदांशी धीरे से पूछी, जिस पर दिव्य ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। हमने 3 लड़कियों को सेव किया था। लड़कियां उनके पास से आने के बाद पूरी तरह मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी, और उनमें से एक ने सुसाइड कर लिया, और 2 अपनी लाइफ में इस तरह सरवाइव कर चुकी लड़कियों को उनकी फैमिली कभी भी नहीं अपनाती। इस कंडीशन में उन लड़कियों के पास कोई रास्ता नहीं बचता। दे डू ओनली सुसाइड। इसलिए हम उनकी फैमिली से पहले कंफर्म करते हैं। अगर वे लड़कियों को अपने पास नहीं रखते तो उन्हें हम एनजीओ भेज देते हैं। क्या वे दोनों अब ठीक हैं? तुम्हें रीता कैसी लगी? रीता? रोशनी नाम है उसका, 2 लड़कियों में से एक। हम उन्हें कभी नहीं बताएंगे कि हम सब जानते हैं। वेदांशी धीरे से दिव्य की हथेली थामते हुए बोली तो वह मुस्कुरा दिया, पर एक फिक्र की लकीर उसके माथे पर अब भी थी। ये आर्मी वाले चैन से हमें बैठने नहीं देंगे। एक महिला सा धोती और कुर्ता पहने साकिब अपने सामने लहंगा और चोली में बैठी सलमा के सामने गुस्से से घूमते हुए अपने बांग्लादेशी भाषा में बोला। अब क्या हुआ? मुझे लगता है उन तक कुछ खबर पहुंच चुकी है। हमारे खबरी ने खबर भेजी है कि पुलिस से हमारे बारे में जानकारी ली जा रही है। पुलिस से? पर क्या? कहीं दोनों में से किसी एक छोकरी ने गड़बड़ तो नहीं कर दी? साकिब ने कुछ सोचते हुए कहा। दोनों लड़कियां गड़बड़ कैसे करेंगी? पहली लड़की के लिए तो हम उसकी अम्मा है, और अपनी माँ के खिलाफ वह कैसे जाएगी? और दूसरी दूसरी ने तो हमें देखा भी नहीं। फिर हमारा असली पहचान यहाँ कोई नहीं जानता। नहीं बेगम साहिबा, सलीम ने खतरे का संकेत दे दिया है। हमें तैयार रहना होगा। असलम से कहो बाकी लड़कियों को ठिकाना लगाए। इस बार 7 लड़कियां बॉर्डर पार होनी चाहिए। यह आखिरी बार है, फिर वो लड़की का भी पत्ता साफ हो जाएगा। पुलिस की वजह से बहुत उड़ली वो। उसकी तस्वीर भेजो, कुंवारी है, सौदा ऊंचा होना चाहिए। पर बेगम, लड़के कब से उसका इंतजार कर रहे हैं। बहुत सब्र किया है उसके मामले में सभी लड़कों ने। लड़कों के लिए और लड़कियां हैं, उनसे कहो अपनी गर्मी उन लड़कियों पर निकाले। इस लड़की का सौदा ऊंचा ही होगा। आखिर इतना लंबा समय अपने साथ रखा है, और वह जिसे 5 साल अपने पास रखा, उसे तो ढूंढना ही होगा। आखिर बेसब्री से कोई उसका इंतजार कर रहा है वहां। सलमा ने कहा तो साकिब के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। अगर उस दिन जावेद ने जितना की होती उसे मंदिर ले जाकर शादी जैसी चीज में उलझाने की, तो आज वह लड़की अपने हाथ में ही होती। वह तो वैसे भी हमारे हाथ में ही होगी। आखिर कितना भाग पाएगी वह? सारे हॉस्पिटल पर नजर रखो। उसके खून में जैसे ही हमारी दवाओं का असर कम होगा, उसे इसकी जरूरत पड़ेगी। यह कहकर सलमा ठठाकर हंस पड़ी। बेद, तुमने बताया वह लड़की, आई मीन छुटकी, तुमने उसे देखा है ना? जी। वेदांशी ने दिव्यांश के पूछने पर हामी भरी। तुम उसका फेस डिस्क्राइब कर सकती हो? जी। ओके, कल तुम मेरे साथ ऑफिस चल रही हो। वहां तुम स्केच आर्टिस्ट को उसका चेहरा बताओगी। पर हमें नहीं लगता वह उनके साथ शामिल है। बेद, वह हम बाद में डिसाइड करेंगे। अभी हम किसी के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। क्या हुआ? कब से तुम्हें देख रहा हूँ तुम कंटिन्यू अपनी बॉडी को इचिंग कर रही हो। दिव्य जब से आया था ध्यान दे रहा था कि वेदांशी लगातार अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों को खुजा रही थी। हमें आज मध्याह्न से ही अजीब सी बेचैनी हो रही है, और हमारे शरीर पर लगातार खुजली हो रही है। इस तरह लाल चकत्ते भी उभर आए हैं। वेदांशी ने अपना हाथ सामने करते हुए कहा।
तो दिव्य ने देखा उसके हाथों पर बड़े बड़े लाल चकत्ते बनाए थे। तुम्हें किसी चीज से एलर्जी है? जी नहीं, और हमने तो आज साधारण खाना खाया है। डॉक्टर के पास चलें? नहीं, सुबह तक इंतजार कर लेते हैं। हो सकता है अभी हम दवाइयाँ ले रहे हैं इसलिए हो। फिर भी मैं एक बार डॉक्टर से बात कर लेता हूँ। यह कहते हुए दिव्य ने कॉल करने के लिए फोन निकाला ही था, तभी उसका फोन बज उठा। सर, कुछ इम्पोर्टेंट पता चला है। दूसरी तरफ बिना परेशान सा बताया। इम्पोर्टेंट व्हाट? सर, इट्स रिलेटेड टू नताशा। और शायद ये। क्या? विनय कहो भी। विनय की चुप्पी सुन दिव्यांश ने फोन पर ही तेज आवाज में कहा, सर ऑफिस आइए, मैंने तरुण सर को भी बुला लिया है। दिव्य के माथे पर बल पड़ गए। जिस तरह विनय की आवाज में परेशानी थी, दिव्य को कुछ बड़ा होने का अंदेशा था। वेद, मैं आता हूँ। कॉल कट कर दिव्यांश ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, कोई परेशानी है दिव्य जी? नथिंग, इट्स रिलेटेड टू बी माई वर्क। हम आपको एक बात बताना तो भूल ही गए। क्या? आपने कमला अम्मा और मंगलू मामा का नाम क्या बताया? सलमा और साकिब। वेदांशी के पूछने पर दिव्यांश ने उसके चेहरे को गौर से देखते हुए बताया, आपके अनुसार से उनका मजहब मुस्लिम होना चाहिए या इस्लाम? उनका धर्म यही है, पर हमने जब भी उन्हें देखा, वे राजस्थानी औरतों की तरह लहंगा चोली और लंबा घूंघट लिया करती हैं, और मंगलू मामा एक मैली सी धोती और छोटा सा कुर्ता पहना करते हैं। और दोनों भाई बहन, एक सेकेंड, ये भाई बहन नहीं है, दे बोथ आर कपल, हस्बैंड वाइफ। पर वेद, मैं आता हूँ। मैं आकर तुमसे बात करूंगा। अपना ख्याल रखना। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं मम्मी से कहता हूँ तुम उनके साथ हॉस्पिटल। हम ठीक है दिव्य जी, आप जल्दी आ जाइएगा। मुझे रात भी हो सकता है, तुम अपना ख्याल रखना। दिव्यांश ने यह कहकर उसके माथे को चूमा और तेजी से वहां से बाहर निकल गया। विनय, क्या हुआ? तुम फोन पर इतने परेशान थे? दिव्यांश केबिन में आते हुए पूछा, जहाँ पहले से ही विनय और तरुण के साथ रीता भी मौजूद थी। सर, मैंने उस पुलिस स्टेशन पर पता किया जहाँ नताशा को हर 6 मंथ में रिपोर्ट करनी होती है, और वहाँ जो जानकारी हाथ लगी है वो। विनय ने तरुण की तरफ देखा। रिलैक्स विनय, तुम्हें जो भी जानकारी मिली है तुम बता सकते हो। हमारे लिए हमारा काम पहले, बाकी रिश्ते बाद में। अगर दुश्मन खुद का खून भी हो तो हम उसे मारने से पीछे नहीं हटते। तरुण ने उसकी नज़रों को खुद पर रुका हुआ देख विनय से कहा, सर, वह दुश्मन है या दोस्त, यह तो कंफर्म नहीं, पर जो मालूम चला है वह आप दोनों के लिए भी शॉकिंग होने वाला है। ऐसा क्या है विनय जो हमें शॉक कर सकती है? दिव्यांश ने गंभीर नजरों से उसे देखते हुए सवाल किया। सर, आज से 20 साल 11 महीने पहले श्रीनगर मिलिट्री हॉस्पिटल से एक नवजात बच्ची गायब हुई थी। एक ऐसी बच्ची जिसे सिर्फ उसकी माँ और डॉक्टर ने देखा था, और किसी ने नहीं। विनय ने एक फाइल दिव्यांश के सामने करते हुए कहा, एक ऐसा समय जब भारत के श्रीनगर बॉर्डर पर टेररिस्ट हमला हुआ था, और इसी का फायदा उठाते हुए कुछ बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में आ गए, और मौके की नजाकत को समझते हुए उस वक्त वे सब इधर उधर बिखर गए। इसी समय बॉर्डर पर तैनात कैप्टन की पत्नी, जो उनको मिले क्वार्टर पर थी, उन्हें लेबर पेन हुआ और वह हॉस्पिटलाइज्ड हुई, जहां उन्होंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। पर उसकी बुरी किस्मत, उस अस्पताल में छुपे 2 लोगों की नज़र उस बच्ची पर पड़ी, और उन्होंने उस बच्ची को उस कमरे से ही जहां उनकी डिलीवरी हुई थी, डॉक्टर और उस बच्ची की मां के सर पर बंदूक रख ले गए। मगर यह आश्चर्य की बात थी कि इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद वे उस बच्ची के साथ बाहर कैसे निकले। और इसलिए उन दिनों जितने छोटे बच्चों का डिस्चार्ज हुआ था, उन बच्चों को हर 6 मंथ में पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट देनी होती है कि वह अभी भी उनके माता पिता के साथ सुरक्षित है। कितने बच्चों का उस दिन डिस्चार्ज हुआ था? दिव्यांश ने कुछ सोचते हुए पूछा। सर, 3 बच्चों का, जिसमें से एक नताशा है, बाकी 2 भी अपने पेरेंट्स के साथ है। शुरू से ही उसके फादर नहीं है, उसकी माँ अपने भाई के साथ रहती हैं। उनके मामा का व्यवहार अच्छा नहीं है, इसलिए उसकी माँ ने उसको हॉस्टल में रखा है। क्या डीएनए टेस्ट नहीं हुआ? सर, उस वक्त हॉस्पिटल में अपनी तरफ से बहुत कोशिश की थी, मगर उन बच्चों के पेरेंट्स ने बहुत तमाशा किया, स्पेशली नताशा की माँ और मामा ने। उसकी माँ ने हॉस्पिटल से स्टाफ पर इल्जाम लगाया कि वे लोग उसका बच्चा उससे छीनना चाहते हैं। फिर उस समय जैसा इस फाइल में लिखा है, उसके अकॉर्डिंग नताशा कैप्टन की बच्ची हो ही नहीं सकती, क्योंकि नताशा का कॉम्प्लेक्शन डार्क था, जबकि कैप्टन की बच्ची एक फेयर कॉम्प्लेक्शन के साथ हुई थी। हाँ, और कुछ?
दिव्यांश गंभीरता से किसी सोच में डूबा हुआ पूछा। सर, अभी असली शॉकिंग न्यूज बचा है जो आपके लिए है, मीना ने दिव्यांश की तरफ देखते हुए कहा। तो वह प्रश्न भरी नजरों से उसे देखने लगा। जानना नहीं चाहेंगे वह कैप्टन कौन थे जिनकी बच्ची गायब हुई थी? कौन? दिव्यांश विनय की नजरों को खुद पर महसूस कर स्थिर आंखों से उसे देखा। कैप्टन अशोक मित्तल, बटालियन 2A37 को जो लीड कर रहे थे। उनका वेकेशन सेशन हो चुका था क्योंकि उनकी वाइफ परिधि मित्तल अपनी प्रेगनेंसी लास्ट वीक पर थी, मगर बॉर्डर पर हुए हमले की वजह से उन्होंने अपनी छुट्टी कैंसिल की और दुश्मनों को हराते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी खो दी। विनय अपनी सारी बात बताकर खामोश हो गया। वही दिव्यांश अपने दोनों हथेली को उलझाए उसमें ठुड्डी टिकाए अपने सामने रखी फाइल को एकटक देखने लगा। सर, 1 महीने बाद यह केस क्लोज हो जाएगा क्योंकि सिर्फ 21 साल तक की परमिशन आर्मी ने ली थी उन बच्चियों पर नजर रखने की। अगर 21 साल तक वे बच्चे अपने माता पिता के साथ सुरक्षित हैं, इसका मतलब साफ है कि वह उनके माता पिता ही हैं। ऐसे में केस को कंटिन्यू रखने का कोई मतलब नहीं है। बिना ने उस खामोशी को तोड़ते हुए एक बार फिर बताया। मगर दिव्य ने अभी भी कुछ नहीं कहा। वह बस किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था, जिस सोच को खत्म करते हुए उसका फोन गनगना उठा। दिव्यांश ने गहरी सांस लेकर एक बार अपनी आंखें बंद की, फिर फोन की तरफ अपनी नजर घुमाई तो डॉक्टर का नंबर शो हो रहा था। यह देख दिव्यांश के माथे पर बल पड़ गए। उसने तुरंत फोन को कान से लगाया। मिस्टर मित्तल, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या आप मुझसे मिलने आ सकते हैं? डॉक्टर की कुछ घबराई हुई सी आवाज आई। डॉक्टर, सब ठीक है ना? दिव्यांश को डॉक्टर की आवाज सुनकर कुछ फिक्र हुई। नहीं मिस्टर मित्तल, कुछ भी ठीक नहीं है। आप प्लीज मुझसे अभी आकर मिलिए। मुझे आपको कुछ जरूरी बातें बतानी है। डॉक्टर, मैं प्लीज मिस्टर मित्तल, मैं अब और देर नहीं कर सकती। ऑलरेडी देर हो चुकी है। मुझे डर है सुबह तक कहीं बहुत देर ना हो जाए। दिव्यांश को कुछ कहने का मौका दिए बगैर सामने फोन पर मौजूद डॉक्टर ने डरते हुए कहा तो कुछ रिक्वेस्ट करते हुए उसे अपने पास आने के लिए कन्विंस कर लिया। ओके, मैं आता हूँ, यह कहकर दिव्यांश ने कॉल कट किया। फिर तरुण की तरफ देखते हुए, तरुण, नताशा पर नजर रखो, हम उसका डीएनए टेस्ट करवाएंगे। होप तुम सपोर्ट करोगे। ऑफ कोर्स आई डू। अब तो सच्चाई मुझे भी जाननी है कि यह नताशा है कौन। अपने कमरे में पढ़ाई करती वेदांशी की बेचैनी अचानक ही बढ़ने लगी और इचिंग जो कुछ समय से थोड़ी थोड़ी हो रही थी एकदम से पूरे शरीर पर होने लगी। सहन न कर पाने पर वह जाकर सावर के नीचे बैठ गई। फिर भी न शरीर की जलन कम हो रही थी और ना ही अंदर की बेचैनी। आंटी, अंकल, वेदांशी अशोक के कमरे का दरवाजा अपनी हथेली से जोर से बजाई। सावर के नीचे बैठने की वजह से पानी से भीगी होने के बावजूद चेहरे से पसीना टपक रहा था उसके। क्या हुआ वेदांशी बेटा? अशोक जी ने दरवाजा खोलते ही उसकी हालत देखकर उसे पकड़ते हुए पूछा। तबीयत ठीक नहीं लग रही अंकल, बहुत बेचैनी हो रही है और प्यास लग रही है। वह सूखते गले के साथ अपने सूखे होठों पर जीभ फेरते हुए बोली। बुखार तो नहीं है? परिधि उसके गालों पर हाथ रखकर पूछी। नहीं आंटी, मुझे बस बहुत अजीब लग रहा है। वह कसकर परिधि की हथेली को पकड़ ली। क्या हुआ डॉक्टर? आप इतनी घबराई हुई क्यों है? और ऐसी क्या बात है जो आपको मुझे इमरजेंसी में अपने पास बुलाना पड़ा? दिव्यांश डॉक्टर के सामने रखे चेयर पर बैठते हुए पूछा। एक्चुअली आप जब मिसेज मित्तल को मेरे पास लेकर आए थे चेकअप के लिए, मुझे कुछ डाउट थे जिसकी वजह से मैंने उनके ब्लड सैंपल टेस्ट के लिए भेजे और उनकी जो रिपोर्ट आई है, इट्स शॉकिंग। उनके खून में ड्रग्स मिला है, एक ऐसा ड्रग्स जो इंडिया में अवेलेबल है ही नहीं। वाट ड्रग्स? पर यह कैसे पॉसिबल है? उन्हें इंजेक्ट किया जाता था, मे बी वीकली, क्योंकि जो ड्रग उनके खून में पाया गया है वह 4-5 दिन एक्टिव रहते हैं। मिसेज मित्तल अभी कैसी हैं? वो ठीक हैं। आई मीन जब मैं ऑफिस के लिए निकला तब वह ठीक थी। शायद उनकी तबीयत रात में या कल खराब हो जाए। मिस्टर मित्तल, मेरी बात ध्यान से सुनिए। जो ड्रग उन्हें दिया गया है वह ऐसा ड्रग है जिनकी आदत अगर किसी के शरीर को लग जाए तो वह उसके बिना नहीं रह सकता। आई होप आप समझ रहे हैं। यह सुनकर दिव्यांश के माथे पर बल पड़ गए। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मिस्टर मित्तल, यह ड्रग यहाँ अवेलेबल नहीं है। रिपोर्ट मिलते ही मैंने हर जगह पता किया है, क्योंकि किसी भी ट्रीटमेंट के पहले हमें उसे प्रॉब्लम को समझना होता है। इवन कल इसी के लिए हम डॉक्टरों की एक मीटिंग भी है। मिसेज मित्तल का ब्लड सैंपल हमारे पास है और इसकी रिपोर्ट भी। क्या कोई दवाई? आई एम सॉरी मिस्टर मित्तल,
अभी तो मैं इसके लिए कुछ नहीं दे सकती, पर आपको एक सजेशन जरूर दूंगी। जहर को जहर काटता है, सुना होगा आपने। अगर आपको लगे कि मिसेस मित्तल को आप संभाल नहीं पा रहे हैं या वह खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, तो उन्हें कोई पावरफुल ड्रग्स का इंजेक्शन दे दीजिएगा। डॉक्टर की बात सुन दिव्यांश परेशान हो गया। तभी उसके फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ अशोक जी थे। दिव्य बेटा वेदांशी, पता नहीं उसे क्या हुआ है, अचानक उसके मुंह से झाग निकलने लगा है। हम उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। दूसरी तरफ अशोक जी बेहद परेशान थे। वहीं परिधि के रोने की आवाज भी आई, जो लगातार वेदांशी को आवाज दे रही थी। पापा, यहाँ मैं डॉक्टर के पास ही हूँ। वेद की कुछ रिपोर्ट बची थी, उसे लेने आया था। दिव्य, क्या उसे कोई प्रॉब्लम है? उसकी हालत? पापा वह ठीक है, आप उसे लेकर हॉस्पिटल आइए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। दिव्य ने एक कॉल कट कर दिया और गहरी सांस ले कुर्सी से टेक अपनी आंखें बंद कर ली। मिस्टर मित्तल, आप ठीक हैं? वह ठीक हो जाएगी ना डॉक्टर? दिव्य हताशा से पूछा। मैं यह तो नहीं कहूंगी मिस्टर मित्तल कि वह ठीक है, पर आप उसे समझ दीजिए। जिस तरह एक ड्रग एडिक्ट अपनी कोशिशों से धीरे धीरे अपने इस नशे से बाहर आ जाता है, उसी तरह मिसेस मित्तल भी अपनी कोशिशों और आप लोगों के साथ से अपने इस नशे से बाहर निकल आएंगी। पापा, उसे लेकर हॉस्पिटल आ रहे हैं। आप घर वालों से डोंट बी वरी, मैं उनकी तबीयत के बारे में किसी से नहीं कहूंगी। आईसीयू के कांच से दिव्यांश ने अंदर सोई वेदांशी को देखा, जिसे एक पावरफुल नशे का इंजेक्शन देकर सुलाया गया था। बस जिस तरह बेचैन थी, घर वाले तो परेशान थे ही, डॉक्टर भी कम परेशान नहीं हुए। फिर उसके शरीर की गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। उसके शरीर पर बने लाल चकत्ते उसी गर्मी की वजह से थे। मिस्टर मित्तल, यह इंजेक्शन रोज मिसेस मित्तल की बॉडी पर इंजेक्ट करवा दीजिए। डॉक्टर ने एक पर्ची पर एक इंजेक्शन लिख दिव्यांश की तरफ बढ़ाया, जिस पर दिव्यांश प्रश्नभरी नजरों से उन्हें देखने लगा। यह भी एक तरह का ड्रग ही है, पर रोज उसके बॉडी में यह थोड़ी थोड़ी मात्रा में जाएगा, तो उन्हें उस ड्रग की जरूरत नहीं पड़ेगी जो उसे दिया गया है। होप यह काम करें, जब तक हम एक सही ट्रीटमेंट उनके लिए नहीं ढूंढ लेते। डॉक्टर, क्या हमारा फिजिकल होना उसका ट्रीटमेंट हो सकता है? दिव्यांश के सवाल पर डॉक्टर मुस्कुराई। यह एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है मिस्टर मित्तल। किसी भी ड्रग एडिक्ट के लिए प्यार भरा स्पर्श और फिजिकल रिलेशन दोनों ही दवाई का काम करती हैं। अगर आप दोनों के बीच ये है, तब तो मैं आपको सही सजेस्ट करूंगी कि आप यह ट्रीटमेंट जरूर ट्राई कीजिए। अगर फिर भी मिसेस मित्तल ठीक नहीं होती, तभी आप उसे इंजेक्शन दीजिए। पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने उनकी दवाई में एक एंटीबायोटिक लिखी है, जो एक तरह का नशा ही है, जो उनके खून को धीरे धीरे इस ड्रग के नशे से दूर करेगी। पर यह ट्रीटमेंट लंबा चलेगा और इस बीच उनकी बॉडी पर फिर से वह ड्रग इंजेक्ट नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने कहा तो दिव्यांश ने हामी भरी। इस बात से अनजान की दुश्मन उस तक पहुंच चुका है। मम्मी, अब वह ठीक है, आप लोग घर लौट जाइए। डॉक्टर से मिलकर आने के बाद दिव्यांश ने परिधि जी के पास बैठते हुए बताया। नहीं, मैं रुकती हूँ। निशा, तुम लोग घर चले जाओ। परिधि ने निशा की तरफ देखते हुए कहा। पर दीदी, निशा, यहाँ इतने लोग क्या करेंगे? हम सुबह वेदांशी को लेकर आएंगे। पापा, आप भी चले जाइए घर पर, आराम कर लीजिएगा। यहाँ मैं और मम्मी हूँ। आर यू श्योर? हाँ पापा। फिर बेस सुबह से पहले नहीं उठेगी। डॉक्टर ने कहा है कि सुबह एक बार चेक करने के बाद उसे डिस्चार्ज कर देंगे। हम लेकर आते हैं उसे। दिव्यांश ने सबको रिलैक्स करते हुए कहा, तो सभी एक बार वेदांशी को देखकर वहां से चले गए। बेगम, यह औरत तो कुछ जानी पहचानी सी लगती है। हॉस्पिटल कॉरिडोर के दूसरे छोर पर खड़े साकिब ने सलमा से कहा, तो सलमा अपनी आंखें छोटी कर गौर से परिधि को देखने लगी। देखी हुई तो लग रही है, पर कहाँ, ये याद नहीं आ रहा है। सलमा अपने दिमाग पर जोर डालते हुए बोली। उसे बहुत याद करने पर भी परिधि याद नहीं आ रही थी। पता करो कौन है यह, और कर्नल की यह लड़की किनके पास है? किनके पास है? यह जानकर क्या करना है बेगम? आज रात उठा लेते हैं इसे। कल लड़कियों के यहाँ से रवाना कर रहे हैं। उनके साथ ही यह भी 20 दिन में देश से बाहर। किसी को पता भी नहीं चलेगा। साकिब ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा। मौका देखकर उठाओ लड़की को। यह कह सलमा साकिब का सहारा ले कुछ लंगड़ाकर चलते हुए परिधि और दिव्यांश के सामने से निकल गई। वहीं जाते जाते साकिब ने वहां मौजूद अपने कुछ लोगों को आंखों से इशारा कर दिया। डॉक्टर ने क्या कहा दिव्य? वह ठीक है ना? दिव्य, जो अपने दोनों कोहनी को घुटने पर टिकाए अपनी हथेलियों को मुट्ठी बना उस पर अपना चेहरा रख गहरी सोच में डूबा था, उसके पास बैठी परिधि ने पूछा। हाँ, वह ठीक है मम्मी।
आपको भी घर चले जाना था, कुछ आराम कर लेती। अपनी बच्ची को यहाँ छोड़कर। परिधि के कहने पर दिव्य ने एक नज़र उनके चेहरे को देखा। माँ का चेहरा इसी रूप में याद है उसे। अपने हर बच्चे के लिए उसका प्यार समान रहता है, चाहे वेदांश हो या वह खुद, या फिर रितिका और आज वेदांशी। परिधि मोनिका को भी बराबर प्यार जताती, जो मोनिका को महज दिखावा लगता। क्या हुआ, क्या देख रहा है? परिधि ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए पूछा, तो वह नामे अपनी गर्दन हिला दिया और कुर्सी से टिककर अपनी आंखें बंद कर ली। अशोक मित्तल, परिधि मित्तल, हॉस्पिटल से नवजात बच्ची गायब हुई। आज से 20 साल 11 महीने पहले। वह हॉस्टल में रहती है क्योंकि उसके माँ अपने भाई के साथ रहती हैं। दुश्मनों को हराते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी खो दी। पर हमने जब भी देखा, वह हमेशा राजस्थानी लहंगा चोली और लंबा सा घूंघट लिए रहती हैं। वे दोनों भाई बहन। छुटकी हॉस्टल में रहती है। कुछ पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ाई। जब उसे वहाँ लाया गया, वह भी बेहोश थी। उसे यही दो आदमी लेकर आए थे। वह हॉस्टल में रहती है क्योंकि उसकी माँ अपने भाई के साथ रहती हैं। वे दोनों भाई बहन हैं। दिव्य के कानों में कभी वेदांशी की आवाज़ आती, तो कभी विनय की कई बातें। और जब दोनों ही आवाज़ें साथ गूंजने लगी, तो उसने झटके से अपनी आंखें खोली। उसकी नज़र सीधे आईसीयू के दरवाजे पर पड़ी, जहाँ वार्ड बॉय अंदर जा रहा था। एक लंबी सांस लेकर उसने अपना फ़ोन निकाला और बिना का नंबर डायल करते हुए आईसीयू की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया, जहाँ से वेदांशी साफ दिख रही थी और वह वार्ड बॉय भी। यस सर। विनय, नताशा के पेरेंट्स का बैकग्राउंड पता करो। जितना मुझे वेद ने बताया था और जो तुमने बातें बताई, दोनों काफ़ी मिलती जुलती हैं। और जितना मैं समझ पा रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग सलमा बेगम ही नताशा की माँ है। सर। उसकी बात सुनते विनय की आंखें फटी की फटी रह गईं। यस। नज़र रखो उन पर। एक पल के लिए भी उन पर से नज़र नहीं हटनी चाहिए। उनकी हर एक्टिविटी। और ये खबर लीक नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमारे बहुत ज़्यादा भरोसेमंद लोगों को बस इस मिशन पर शामिल करना है। और सुनो, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, वे लोग अभी वेद के आसपास भी हैं। मुझे कुछ लोग यहाँ भी चाहिए। जितनी जल्दी हो अरेंज करो। तरुण से कहो नताशा का ख्याल रखे और डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल कल सुबह ही कलेक्ट करे। सर। दिव्य ने कॉल कट कर सीरीज से इंजेक्शन भरते वार्ड बॉय को गंभीर नज़र से देखा। फिर बिना इजाज़त लिए आईसीयू का दरवाज़ा खोल उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। नाइट शिफ्ट दिव्यांश के पूछने पर सामने खड़ा लड़का कुछ घबराया। फिर खुद को नॉर्मल करते हुए उसने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। शायद तुम्हें नहीं मालूम, मैडम को अब किसी इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। मेरी डॉक्टर से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि अब इन्हें कल शाम एक इंजेक्शन लगेगा। इससे पहले कोई इंजेक्शन नहीं। जी, पर रिपोर्ट। वह अपनी ट्रॉली पर रखे वेदांशी की रिपोर्ट की तरफ इशारा करते हुए कुछ कहने की कोशिश किया। रिलैक्स, रिपोर्ट मैं देख लूँगा। यह कहते हुए दिव्यांश ने वह इंजेक्शन उस लड़के के हाथ से लिया और उसे बिना कोई मौका दिए उस लड़के के ही हाथ में इंजेक्ट कर दिया। वह लड़का शॉक्ड होकर दिव्यांश को देखते ही रहा और वह कुछ करता या कहता उससे पहले ही दिव्यांश ने उसके मुंह को अपनी हथेली से बंद कर दिया। कुछ ही सेकंड में वह लड़का बेहोश हो गया। दिव्यांश की बहुएं सिकुड़ी और तिरछी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। आधी रात का वक्त था जब नताशा को अपने चेहरे पर एक रूमानी सी हवा का एहसास हुआ। उसने धीरे से अपनी पलकें खोली तो धुंधली आंखों से उसे अपने सामने तरुण दिखा। वह मुस्कुराई और वापस आंखें बंद कर सो गई। मगर उसकी आंखें बंद करते ही उसे अपने गाल पर एक छुअन का एहसास हुआ, जिसे महसूस कर इस बार उसकी आंखें झटके से खुल गईं। सामने मुस्कुराता हुआ तरुण था, जिसे देख वह एकदम से बैठी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वह अपने हॉस्टल के उस कमरे को चारों तरफ से देखती हुई पूछी। मैं इधर हूँ मैडम। यहाँ वहाँ कहाँ देख रही हो? उसने नताशा की ठुड्डी पकड़ उसका चेहरा अपनी तरफ कर लिया। और आप कैसे आए यहाँ? वह बेड से उतरते हुए अपने कमरे का दरवाजा चेक करते हुए पूछी। खिड़की से। तरुण आराम से उसके बेड पर पसरते हुए बताया। तरुण, जाइए आप यहाँ से। अगर किसी ने देख लिया तो? वह परेशान होते हुए बोली। तो? तरुण ने उसे भी अपने पास बेड पर खींच लिया। तरुण, क्या कर रहे हैं आप? वह झिझक के साथ अटकते हुए बोली। अपनी होने वाली वाइफ को बता रहा हूँ कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। उसने उसे अपने पास सुला उसकी तरफ झुकते हुए कहा। तो नताशा ने कसकर अपनी आंखें मीच ली, जिसे देख तरुण हल्का सा मुस्कुरा दिया। आई लव यू। यह कहकर तरुण ने उसके माथे को चूम लिया और उसके पास सोते हुए उसे अपने गले से लगा लिया। अगर तुम्हारा डीएनए मित्तल सर के साथ मैच होता है, ट्रस्ट मी,
मैं एक दिन भी देर नहीं करूंगा तुम्हें अपना बनाने में। पर अगर यह सच हुआ तो हमें सबसे पहले तुम्हें सेव करना होगा, उन लोगों की नज़रों से दूर, उनकी पहुंच से दूर। वह उसे अपने सीने से लगा, अपने मन ही मन में बोला। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।